हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 18 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 27वीं बार फतह करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर 27 बार फतह करने वाले व्यक्ति बने हैं कामी रीता शेरपा। दोस्तों, इनकी चर्चा हमने एक दिन डिस्कस की थी कि कामी रीता शेरपा जो हैं वो अब तक 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने 17 मई 2023 को 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि वो 27 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले व्यक्ति बने हैं। दोस्तों, कामी रीता शेरपा को इतिहास के सबसे कुशल पर्वतारोहियों में से एक माना जाता है। इनका जन्म हुआ था नेपाल के सोलुखुम्बु जिले के थमे गांव में। और दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की अपनी 27वीं सफल चढ़ाई के बाद कामी रीता शेरपा ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले वो 26 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले व्यक्ति थे, अब वो 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। कुछ समय पहले नेपाल के पासांग दावा शेरपा के बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि जो पासांग दावा शेरपा है वो 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दूसरे व्यक्ति बने थे। ठीक है, तो उन्होंने कामी रीता शेरपा की रिकॉर्ड की बराबरी की थी। अब लेकिन कामी रीता शेरपा जो है वो 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंच चुके हैं। तो कामी रीता के बाद अब जो पासांग दावा शेरपा है वो सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले व्यक्ति बने हैं। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो दोस्तों, यह नेपाल और चाइना की सीमा पर स्थित ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर। और कहीं कहीं इसकी जो ऊंचाई है वो मिलती है 8,849 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक तेनसिंग नोर्गे शेरपा ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडमंड हिलेरी और तेनसिंग नोर्गे जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। जुंको ताबेई जो कि जापान की थी, तो वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। साथ ही साथ 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक पर सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली महिला भी कौन है? जुंको ताबेई हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो बनछेद्री पार हैं तो 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संतोष यादव लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? संतोष यादव। और ये कौन है? बनछेद्री पाल। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन दोनों पर आपको पीडीएफ मिलेगा, तो पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 मई को मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। तो ये है 2023 की थीम, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। और यह जो दिवस है यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है साल 2005 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? विश्व उच्च रक्तचाप लीग के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, हाइपरटेंशन हम हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं। जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। इसके अलावा 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।
तो ये है हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फथी वसाका किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने निलंबित कर दिया है? तो फथी वसाका जो है लीबिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहां की संसद के द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उन पर मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और नीतिगत असहमति के आरोप लगाए गए हैं। देखिए दोस्तों, 2011 में लीबिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी। वहां का जो तानाशाह था मुअम्मर गद्दाफी, तो उसको मार गिराया गया था, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंक दिया गया था। इसके बाद से यानी 2011 के बाद से लीबिया में सत्ता पर अस्थिरता बनी हुई है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वहां पर स्थिर सरकारें नहीं बन रही हैं, विखंडन का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी दौरान अब लीबिया के जो प्रधानमंत्री थे फथी वसाका, उन्हें संसद ने हटा दिया है। देखिए, लीबिया की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहां पर आप देखते हैं तो यहां पर सहारा मरुस्थल आपको दिखाई देगा, तो इसी के अंतर्गत आता है। यानी लीबिया का जो अधिकतर हिस्सा है वो सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। लीबिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो लीबिया जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और इसका मैक्सिमम भाग जो है सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। कैपिटल इसकी त्रिपोली है और यहाँ की करेंसी है लीबिया दिनार। और यहाँ के राष्ट्रपति परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मोहम्मद अल मैनफी। ठीक है, लीबिया ये आप देख सकते हैं, ये सहारा डेजर्ट है। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान और इजिप्ट इसके पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के पद की शपथ किसने ली है? तो मनोज सोनी ने अध्यक्ष पद की शपथ ली है। तो आयोग की जो वरिष्ठतम सदस्य हैं स्मिता नागराज, तो उन्होंने मनोज सोनी को शपथ दिलाई है। डॉक्टर मनोज सोनी 2017 में यूपीएससी में एक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। बाद में साल 2022 में उन्हें अध्यक्ष के कर्तव्यों को ग्रहण करने के लिए कहा गया था और अब उन्होंने शपथ ली है। यानी 2022 में जो अध्यक्ष पद के जो कर्तव्य होते हैं उनको उन्होंने ग्रहण किया था, लेकिन उस समय उन्होंने शपथ नहीं ली थी, अब उन्होंने शपथ ली है। उनकी राजनीतिक विज्ञान की पृष्ठभूमि है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त है। बात करते हैं यूपीएससी की, तो इसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता है और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब यह है दोस्तों कि यूपीएससी का वर्णन संविधान में किया गया है। संविधान में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत यूपीएससी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक के लिए या जो भी पहले हो वो उस तक पद पर रहेगा। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। जैसे वैश्विक महिला मुद्दों के लिए गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है अमेरिका का एम्बेसडर। न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनानम कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। BARC के यानी बार्क के निदेशक A.K. मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में रवनीत कौर को CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ट्विटर की नई CEO कौन बनी है? लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खेल को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं 2023 में, इसमें एक खेल जोड़ा गया है, उसका नाम है गतका। ठीक है, नाम याद रखिएगा, गतका नाम है। तो गतका एक पारंपरिक खेल है और इसे ऑफिशियली तौर पर अब 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल किया गया है। तो जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे 2023 में, ये होंगे अक्टूबर में और कहां होंगे? गोवा में होंगे। और 36वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA इस खेल के दौरान 43 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। बात करते हैं भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष की, तो वो कौन है? PT ऊषा हैं। गतका की बात करें तो गतका एक सिखों की पारंपरिक युद्धक कला है। ठीक है, यानी सिखों के द्वारा ये गतका जो खेल है वो खेला जाता है और यह एक प्रकार की आर्ट है। पंजाब ने इस भारतीय मार्शल आर्ट को गतका को खेल की मान्यता प्रदान की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं।
तो तेलंगाना के बुप्पला प्रणीत जो हैं भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। फकर जमान और नारुमोल चायबाई जो हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है अप्रैल महीने के लिए। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने अभी हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है। मैक्स वेरस्टेपेन ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। बाबर आजम वनडे इतिहास में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में डायमंड लीग 2023 में 88.67 मीटर का भाला फेंक करके जीत हासिल की है, गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड की वार्षिक बैठक 2023 ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर अब कहां होगी? तो ये बैठक होगी जापान में। देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो क्वाड है उसकी वार्षिक बैठक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होनी है, लेकिन अब ये जो बैठक है ये कैंसिल हो गई है। ये कैंसिल क्यों हुई है? क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये कहा है कि जो 24 मई को सिडनी में क्वाड की बैठक होनी थी उसमें वो शामिल नहीं हो सकेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज, उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये जानकारी दी कि जो क्वाड की सालाना मीटिंग होनी थी सिडनी में अब वो नहीं होगी, लेकिन मीटिंग तो होगी, कहां होगी? जापान में होगी। और जापान में अभी हाल ही में G7 का समिट होना है, तो वहीं पर 4 देशों के नेता यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान, इन चारों देशों के जो नेता मिलेंगे वहीं पर इनकी क्वाड की बैठक भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जापान में होने वाली है। बात करें अगर हम क्वाड की, तो क्वाड को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जाना जाता है और इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल है। और क्वाड के प्राइमरी उद्देश्य हैं स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करना। इसकी पहली बैठक हुई थी 2007 में। इसे सामुद्रिक लोकतंत्रों का संगठन या गठबंधन माना जाता है। ठीक है, तो क्वाड में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं, याद रखिएगा इनके नाम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास जल राहत का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो असम राज्य में किया गया है। देखिए दोस्तों, पिछले वर्ष असम राज्य में भीषण बाढ़ आई थी जिसके कारण बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो उसके लिए भारतीय सेना की जो गजराज कोर है और आपदा प्रबंधन समूह है, उन सब ने मिलकर के असम में मानस नदी पर हगरामा पुल पर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन किया है। इसमें एसएसबी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीएमए, इसके अलावा पुलिस के जो प्रतिनिधि थे उन सभी ने इसमें हिस्सा लिया था। दोस्तों, बात करते हैं एनडीआरएफ की। तो एनडीआरएफ का गठन देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना, भूकंप इत्यादि के लिए, इन आपदाओं में मानव की मदद करने के लिए एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2006 में की गई थी। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एनडीआरएफ की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। इसके वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो हैं अतुल करवाल। ये आप देख सकते कौन है? अतुल करवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव के द्वारा संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? आवश्यक सेवाएं प्रदान करके मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना। देखिए दोस्तों, इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, जब कोई भी इस पोर्टल पर मोबाइल खोने की जानकारी देगा तो इसके बाद कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किए जाएंगे। उसके तुरंत बाद ऑनलाइन टेलीकॉम ऑपरेटर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ इंटरेक्ट करके यह पोर्टल फोन को ब्लॉक कर देगा। यानी अगर आपका फोन गुम जाता है तो इसमें क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है, यानी उस पर कोई गतिविधि नहीं होगी इस पोर्टल के माध्यम से अगर आप जानकारी देते हैं इस पोर्टल में तो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। अभी हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। जैसे भूपेंद्र यादव ने मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। सर्बानंद सोनोवाल ने अभी हाल ही में सागर सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया है। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है AIS। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया
2023 का खिताब किसने जीता है? तो सानिका लहाने ने जीता है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक नाम आया है नंदिनी गुप्ता का, ठीक है, तो ये मिस इंडिया 2023 हैं। सिनी सेट्टी मिस इंडिया 2022 हैं और मनसा वाराणसी जो हैं ये मिस इंडिया 2020 हैं। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आज की महिलाओं को आत्मविश्वास और एक मंच प्रदान करना। देखिए दोस्तों, मिस यूनिवर्स विनर्स डिस्कस करते हैं जो कि इंडिया से रही हैं। हरना संधू 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी, लारा दत्ता 2020 में और सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी। अब भारत की तरफ से कौन कौन सी महिलाएं हैं जो मिस वर्ल्ड बनी हैं? तो रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा साल 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी भारत की ओर से। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 18 मई को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करने वाले हैं। यह एक्सपो आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव का एक हिस्सा है और 47वें अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजित किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। 16 मई को सिक्किम राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 48वां। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर को। मेरी लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव ने। ड्यूरोफ्लेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली को। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम भारत और किस देश ने लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने। किस राज्य में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में। किस देश ने क्रूड ऑयल व हथियार व अन्य कारोबार के लिए भारतीय मुद्रा में पेमेंट लेने से इंकार कर दिया है? तो ये इंकार किया है रसिया ने। एशिया का पहला सबसी रिसर्च लैब कहां बनाया गया है? तो ये पुणे में बनाया गया है। यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 15 से 21 मई तक मनाया जाएगा। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे समाचार पत्रों और उनके प्रकाशन स्थलों को, यानी कि कौन सा समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है। तो द टाइम्स लंदन से, डेली मिरर लंदन से, ली फिगारो पेरिस से और इजवेत्सिया जो है मॉस्को से, डॉन कराची से, द आइलैंड कोलंबो से, ईस्टर्न सन सिंगापुर से, अल अहरम काहिरा से, मर्केडा जकार्ता से, वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन से, द हिंदू चेन्नई से, स्टार जोहान्सबर्ग से, मैनेची सिम्बुन से, गार्डियन लंदन से, डेली मेल लंदन से और ला मांद जो है पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। आज का क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 27वीं बार फतह करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करिएगा ऐप से और हमारे टेलीग्राम चैनल से, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।